जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी की गतियों को समझा था और साथ साथ घूर्णन के कारण होने वाले अलग अलग बदलावों को भी समझ लिया था, जैसे पृथ्वी पर दिन और रात का होना, पृथ्वी का गोल नहीं बन पाना, पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स फील होना। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोरिलेसिस फोर्स को भी समझ लिया था। वहीं इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की दूसरी गति, जिसे हम परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं, इसे हम समझेंगे। तो परिक्रमण क्या होता है? तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगा लेना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। जैसे शादी में क्या होता है कि अग्नि का कुंड होता है और दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं? उसके फेरे लेते हैं। सेम उसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य का एक फेरा लेती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इसे अपना एक फेरा लेने में इसे 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। तो हम लोगों ने 365 दिन का एक साल बना दिया और ये जो हमारे 6 घंटे बच जाते हैं वो हम लोग 4 साल में जोड़कर एक दिन बना देते हैं और उसी दिन को हम लोग फरवरी के 29 फरवरी में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जिसलिए फरवरी जो होता है वो हर 4 साल के बाद कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। इन 365 दिन को हम लोग क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसे वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में मैं घूर्णन के बारे में बताना भूल गई थी कि घूर्णन को किस नाम से जाना जाता है। तो घूर्णन को हम लोग दैनिक गति के नाम से जानते हैं। वहीं परिक्रमण को किस नाम से जानते हैं? तो वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। अगर दिशा पूछा जाए कि वो किस दिशा में घूर्णन करती है, तो वो पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है? घूर्णन करती है। अगर पूछा जाए कितने स्पीड से करती है, तो वो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि वो क्या कर सके? सूर्य से जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर सके। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगी तो सूर्य क्या करेगा? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा और पृथ्वी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करती है? पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। अब हम लोग ये समझते हैं कि रेवोल्यूशन के कारण अलग अलग किस प्रकार के बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा जो बदलाव हमें देखने को मिलता है वो पृथ्वी पर दिन और रात के छोटे और बड़े होने के रूप में दिखाई देता है। क्या पृथ्वी पर दिन और रात एक बराबर होते हैं? क्या 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है? नहीं, पृथ्वी पर दिन जो है वो 12 घंटे और दिन का रात नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये होता नहीं है? ये है हमारा पहला फिगर। इस पहले फिगर में हम लोग जो है वो पृथ्वी को स्ट्रेट मानकर बनाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम इस पृथ्वी का झुकाव नहीं दिखाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि बीचों बीच की जो रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। वही वो रेखा जो पृथ्वी को 2 इक्वल भाग में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। इसी एक्सिस के दोनों पोल्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी पड़ रही है और साउथ हेमिस्फेयर में भी पड़ रही है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? तो वहां हमें दिन देखने को मिलेगा। वहीं सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर नहीं पड़ेगी वहां क्या देखने को मिलेगा? हमें रात देखने को मिलेगा। जितनी रोशनी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को मिल रहा है उतनी ही रोशनी किसको मिल रहा है? साउदर्न हेमिस्फेयर को भी देखने को मिल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें कम या ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। तो इस केस में क्या होगा कि पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होंगे। उसमें कोई भी प्रकार का छोटा बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हमारी पृथ्वी ऐसी है? नहीं, हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस पे क्या है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। पहले फिगर के हिसाब से ये जो रेखा थी उसे हम क्या कहते थे? उस रेखा को हम लोग क्या कहते थे? एक्सिस कहते थे। तो मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है? अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब ये जो रेखा ड्रॉ करेंगे ये क्या हो जाएगी? अभी पृथ्वी की जो ओरिजिनल जो एक्सिस है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित नहीं है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से इक्वेटर कहाँ थे? बीचों बीच था। अब हमारा इक्वेटर भी क्या कर जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी का इक्वेटर और ये हो गया पहले के हिसाब से नॉर्थ पोल। लेकिन अभी हमारा नॉर्थ पोल कहाँ चला गया? कुछ इधर शिफ्ट कर गया। उसी प्रकार से ये था पहले का साउथ पोल और अभी हमारा साउथ पोल कहाँ शिफ्ट कर गया? इस प्रकार शिफ्ट कर गया। अब बताइए पृथ्वी का जो नीचे मतलब जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, मतलब नीचे का भाग है, वो किधर है? सूर्य के तरफ है। और पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? सूर्य से दूर है। तो अब ज्यादा रोशनी किसको मिलेगी? नीचे वाले हिस्से को कि ऊपर वाले हिस्से को? तो इस फिगर के हिसाब से सूरज को की रोशनी जो है वो ज्यादा कहाँ मिलेगी? साउदर्न हेमिस्फेयर में मिलेगी। तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है कि रोशनी जो है वो ज्यादा मिल रहा है। देखिए
साउथ पोल तो हमारे यहाँ पर है, तो सूर्य की किरण जो है वो क्या है, साउथ पोल से थोड़ा ज़्यादा दूर तक सूरज की किरण क्या करी जा रही है। वहीं नॉर्थ पोल को अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ पोल हमारा यहाँ है, लेकिन सूरज की रोशनी कहाँ तक रुक जा रही है, कुछ इमेजनरी जो हम लोगों ने नॉर्थ पोल बनाया था वहीं तक क्या हो जा रही है, रुक कर रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जो होंगे वो दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे और रातें कैसी हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। उसी का अपोजिट हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो दिन होंगे वो छोटे होंगे और रातें कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो ये तो पहला हमें हेमिस्फीयर हो गया। यहाँ क्या हो जाएंगी, दिन जो हो जाएगा वो बड़ा और रात कैसा हो जाएगा, छोटा। वही इसका अपोजिट यहाँ क्या देखने को मिलेगा, दिन जो हो जाएंगे वो छोटे और रातें कैसी हो जाएंगी, बड़ी। तो ये था हमारा पहला फिगर जिसमें हम लोगों ने ये दिखा दिया कि हाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे दिन और रात जो हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं। अब हमारी पृथ्वी क्या करेगी, गति करते करते सूर्य के इस तरफ भी चली आएगी। तो यहाँ पर पृथ्वी के पोजीशन कुछ इस प्रकार होगा। ये हो गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस और ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब देखिए, अब जो पृथ्वी सूर्य की किरण है वो ज़्यादा किस हेमिस्फीयर में पड़ रही है, तो वो ज़्यादा हमें देखने को कहाँ मिल रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। वहीं साउथ हेमिस्फीयर जो है वो क्या है, सूर्य से दूर है, जिसके कारण इस केस में क्या होगा कि सूर्य की रोशनी जो है वो नॉर्थ पोल तक जाएंगी लेकिन साउथ पोल तक पहुँच नहीं पाएंगी। देखिए रियल का हमारा नॉर्थ पोल ये है और ये हो गया हमारा साउथ पोल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि रोशनी जो है वो नॉर्थ पोल से थोड़ा आगे तक जा रही है, वहीं साउथ पोल के थोड़ा पहले ही क्या हो जा रही है, रोशनी रुक रही है। तो इस केस में क्या होगा कि पृथ्वी का जो उत्तर का हिस्सा है वो किधर मुड़ा हुआ है, सूर्य की तरफ मुड़ा हुआ है, वहीं दक्षिण का हिस्सा जो वो सूर्य से क्या है, दूर है। तो इस केस में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएंगे, जो दिन हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, वहीं रातें कैसी हो जाएंगी, छोटी। उसका अपोजिट कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमें साउथ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, जहाँ दिन जो हो जाएंगे वो छोटी हो जाएंगी और रातें कैसी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है वो दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात जो होते हैं वो छोटे बड़े होते रहते हैं। तो ये आपको पहला फिगर समझ में आ गया कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात जो होते हैं वो छोटे बड़े होते रहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है वो ऋतुओं में परिवर्तन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। सारे ऋतु को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। ये है हमारा पहला फिगर। इस फिगर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो सीधे कहाँ पड़ रही है, तो सूरज की रोशनी जो है वो सीधे पड़ रही है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। कैंसर पे पड़ने के कारण हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ जो है वो सूरज की रोशनी ज़्यादा रिसीव होगी, और जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी वहाँ हमें किस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, तो वहाँ हमें समर सीजन देखने को मिलेगा। समर सीजन के समय क्या होते हैं, तो दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, वही रातें कैसी होती है, छोटी होती है। इस केस में पृथ्वी का जो उत्तर का हिस्सा है वो किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो उत्तरायण हो गया। तो सूर्य का उत्तरायण होना क्या होता है, मतलब जब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ने लगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना। और सूर्य कितने तारीख को उत्तरायण होती है, तो ये होती है 21 जून को। 21 जून को सूरज की जो रोशनी है वो सीधे कहाँ पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इसी को हम लोग इंग्लिश में समर सॉल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। वहीं इस केस में अपोजिट क्या होगा, जहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिल रहा है, गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है। वहीं साउथ हेमिस्फीयर में हमें कौन सा मौसम देखने को मिलेगा, तो यहाँ हमें विंटर देखने को मिलेगा। यहाँ रातें जो हो जाएंगी वो बड़ी हो जाएंगी और दिन कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला फिगर था जिसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि कैसे गर्मी का मौसम आता है। अब गर्मी जून के बाद क्या होगा, पृथ्वी जो है वो गति करते रहेगी। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हमारी पृथ्वी का जो पोजीशन होगा वो यहाँ पर होगा। इस केस में सूरज की जो रोशनी पड़ेगी वो सीधे कहाँ पड़ेगी, तो सूरज की जो रोशनी है वो सीधे इक्वेटर पर पड़ेगी, जिसके कारण हमारे पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो होंगे एक बराबर होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का दिन और रात छोटे बड़े हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये कितनी तारीख को होता है, तो ये होता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूरज की रोशनी सीधे कहाँ पड़ती है, तो इक्वेटर पर पड़ती है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग ऑटम यूनिनॉक्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे
शरद विषुव के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम देखने को मिलेगा, तो यहाँ हमें ऑटम सीजन देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ कह देते हैं बोलचाल की भाषा में। और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन देखने को मिलेगा, तो यहाँ हमें स्प्रिंग सीजन देखने को मिलेगा। फिर हमारी पृथ्वी जो है वो मूव करते चलेगी, अक्टूबर बीत जाएगा, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर के महीने में हमारी पृथ्वी का जो पोजीशन होगा वो कुछ यहाँ पर होगा। इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सूरज का जो साउथ हेमिस्फेयर है वो किधर मुड़ गया है, सन की तरफ मुड़ गया है, जिसके कारण अब जो रोशनी जो सीधे पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, तो वो पड़ेगी मकर रेखा पर। सीधे रोशनी कितने तारीख को पड़ेगी, तो ये घटना होती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूरज की सीधी रोशनी कहाँ पड़ती है, मकर रेखा के ऊपर पड़ती है, जिसके कारण साउथ हेमिस्फेयर में क्या शुरू हो जाते हैं, तो साउथ हेमिस्फेयर में जो गर्मी के मौसम जो हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ जो दिन हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। उसका अपोजिट कहाँ देखने को मिलेगा, तो वहाँ उसका अपोजिट हमें देखने को मिलेगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, जहाँ किस प्रकार के मौसम हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ हमें ठंडी का मौसम देखने को मिलेगा। इसी घटना को हम लोग विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। और इस फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि पृथ्वी का जो दक्षिण का हिस्सा है वो किधर मुड़ा हुआ है, तो सन की तरफ मुड़ा हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का दक्षिणायन होना। देखिए, हम लोग जब भी ऋतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम अपने भारत को के रिलेटेड ही हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग भारत को ही मानकर जो है वो मौसम का निर्धारण करते हैं। इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा भारत जो है वो किस हेमिस्फेयर में आता है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। तो इस केस में हमारे 21 जून को क्या होता है, तो गर्मी का मौसम होता है। वही सितंबर के महीने में हमें पतझड़ का मौसम या ऑटम सीजन देखने को मिलता है। वहीं हमारे दिसंबर में क्या हो जाता है, तो ठंड के मौसम शुरू हो जाते हैं। और एक बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा, तो वो देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आता है वो कहाँ आता है, साउथ हेमिस्फेयर में आता है, और उस समय वहाँ क्या शुरू हो जाते हैं, तो गर्मी का मौसम जो होता है शुरू हो जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में ही ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी जो वो मूव करते चली जाएगी। ये हो गया जनवरी और ये हो गया फरवरी। मार्च के महीने में हमारी पृथ्वी जो होगी वो यहाँ पर स्थित होगी। इस फिगर में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे कहाँ पड़ रही है, तो हमारे इक्वेटर पर पड़ रही है। इक्वेटर पर पड़ने के कारण पूरे पृथ्वी पर जो हो जाएगा वो दिन और रात जो हो जाएंगे वो एक बराबर हो जाएंगे। और वो कितने तारीख को होता है, तो ये घटना होती है 21 मार्च को। 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर जो होता है वो दिन और रात एक बराबर होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग यूनिनॉक्स। हिंदी में इसे वसंत विषुव के नाम से भी जाना जाता है। और ये कितने तारीख को हुआ, 21 मार्च को हुआ। तो एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा तारीख है जिस दिन पूरे पृथ्वी पर एक बराबर दिन और रात होते हैं। तो पहला कब होता है 21 मार्च और दूसरा कब होता है 23 सितंबर। ये 2 दिन ऐसे हैं जहां पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि कौन सा मौसम देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम हमें देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा स्प्रिंग सीजन। वहीं हमें साउथ हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम देखने को मिल जाएगा, ऑटम सीजन। और फिर हमारी पृथ्वी क्या करेगी, गति करने लगेगी। ये हो गया अप्रैल और ये हो गया मई। फिर जून में हमारी पृथ्वी का जो पोजीशन है वह यहाँ चला जाएगा। और ये सर्किल जो है वो क्या होता है, सालों भर चलते रहता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जो है वो हमें मौसम देखने को मिलते हैं। तो ये हमें मौसम याद हो गए। कन्फ्यूजन जो होता है वो डेट और मौसम जो है वो याद करने में होता है। तो इसके डेट्स को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर पूछा जाए मंथ, तो मंथ में क्या है, 3-3 महीने का गैप देखने को मिल रहा है। पहला मंथ कौन सा है, मार्च, दूसरा जून, तीसरा सितंबर और चौथा हो गया दिसंबर। तो ये तीनों में, इन चारों में क्या है, 3-3 महीने का डिफरेंस है। 3, 6, 9, 12। तो 3-3 महीने पे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब बात आती है डेट्स की। तो देखिए डेट्स को भी याद रख सकते हैं, 21, 22 और 23। देखिए 21, 22 और 23। 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23। और फिर जब हम 23 को इससे जोड़ देते हैं तो वो एक ट्राइंगल का शेप ले लेता है। तो ट्राइंगल के शेप से आप याद रखते हैं 21, 22 और 23। तो 21 को क्या हो जाएगा 21 जून, 22 को 22 दिसंबर और 23 को 23 सितंबर। और फिर कहाँ चले जाना है, हमें 21 को ही चला जाना था। 21 को क्या हो जाएगा 21 मार्च। तो ऐसे पहले मौसम पहले मंथ याद कर लीजिए और फिर आराम से क्या हो जाएगा डेट याद कर। डेट तो सिर्फ 3 ही, 21, 22 और 23। तो यहाँ आकर हमारा जो था वो ऋतु समझ में आ गया।
इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। मैं बार बार फिगर इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि एक बार में आप चीज़ों को अच्छे से समझें, और फिगर के द्वारा पढ़ी गई चीज़ें जो होती है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है, इसलिए आसानी से हम लोग फिगर के द्वारा समझ भी लेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स भी जो होंगे वो हमारे आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा फिगर, ये पोजीशन कब था पृथ्वी का, तो ये पृथ्वी का पोजीशन था 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर के क्या होता है कि 22 दिसंबर को साउथ पोल, जो साउथ हेमिस्फेयर जो होता है वो सूर्य की तरफ होता है, और नॉर्थ हेमिस्फेयर जो होता है वो सूर्य के दूर होता है। तो ये हो गया हमारे साउथ पोल और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब देखिए, सूर्य की किरण जो है वो साउथ पोल तक तो पहुंच रही है, लेकिन नॉर्थ पोल तक पहुंचेगी नहीं। देखिए यहाँ क्या हुआ, नॉर्थ पोल के थोड़ा नीचे तक सूर्य की किरण पहुंची जरूर, लेकिन वो भी सीधे नहीं पहुंची बल्कि तिरछी पहुंची। लेकिन नॉर्थ पोल पे क्या हुआ, क्या कोई रोशनी पहुंच पाई? रोशनी नहीं पहुंच पाई। ऊपर की जो रोशनी थी वो ऊपर ही ऊपर क्या हो गई, पृथ्वी के ऊपर से गुजर गई। वही साउथ पोल पर क्या हुआ हमें देखने को मिला, तो साउथ पोल पर जो थे वो सूर्य की किरण जो थी वो रोशनी पहुंच रही थी, जिसके कारण साउथ पोल पर क्या हो गया कि यहाँ दिन जो थे वो शुरू हो गए। वही नॉर्थ पोल पर क्या हो गया कि 22 दिसंबर के दिन जो था वो वहाँ रात जो हो गई वो शुरू हो गई। ये फिगर कब का है, 22 दिसंबर का। तो 22 दिसंबर से साउथ पोल पर दिन शुरू और यहाँ क्या हो जाएगा, रात शुरू। तो ये पहला फिगर हमें समझ में आ गया। क्यों, क्या हुआ कि साउथ पोल जो है वो अंधेरे में चला गया। अब देखिए हमारी पृथ्वी घूमते हुए कहाँ चली आएगी, इस तरफ चली आएगी। तो इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, अब इस फिगर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अबर जो हमारा जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ है और साउथ पोल जो है वो सूर्य की किरण से दूर है। देखिए, क्या सूर्य की किरण साउथ पोल पर पहुंची? साउथ पोल पर सूर्य की किरण नहीं पहुंची, लेकिन नॉर्थ पोल पर क्या हुआ कि सूर्य की किरण जो थी वो पहुंच गई। तो 21 जून को क्या होगा कि हमारा नॉर्थ पोल जो है वो सूर्य के रोशनी में आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ जो हो जाएगा वो दिन शुरू हो जाएंगे। और वही 21 जून को क्या होगा, तो साउथ पोल जो होगा वो अंधेरे में चला जाएगा। तो जून से दिसंबर जाने में हमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। इसलिए हम लोग आसानी से कर पाते हैं कि पोल पर क्या होते हैं, 6 महीने का दिन और रात होते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण नहीं है कि सूर्य के परिक्रमा के कारण ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं जिसके कारण जो है वो पोल्स पर क्या होते हैं, जो होते हैं वो 6 महीने का दिन और रात होते हैं। तो पहला कारण क्या हो गया, तो पहला कारण होता है हमारा रेवोल्यूशन। दूसरा जो कारण है वो पृथ्वी का इंक्लाइनेशन, मतलब झुकाव। झुकाव के कारण भी क्या होता है कि पोल्स जो होते हैं वो रोशनी को रिसीव नहीं कर पाते और यहाँ 6 महीने का दिन और रात जो होता है वो देखने को मिलता है। तीसरा कारण ये भी होता है कि हमारे जो पोल्स है वो एक बिंदु के रूप में पाए जाते हैं। वो किसी रेखा के रूप में स्थित नहीं है, बल्कि क्या है, एक बिंदु के रूप ऊपर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। ये कुछ कारण थे जिनके द्वारा क्या होता है, हम लोग आसानी से कह पाते हैं कि नॉर्थ और पोल और साउथ पोल जो होते हैं वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात जो होते हैं वो देखे जाते हैं। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है एपीहेलियन या पेरीहेलियन, जिसे हम अपसौर और उपसौर के नाम से भी जानते हैं। तो उसे भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं पेरीहेलियन को और एपीहेलियन को। हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर अपने अंडाकार पथ पर लगाती है या जिसे इलेक्ट्रिकल पाथ कहते हैं, तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी हो जाती है वो घट जाती है और वहीं कहीं कभी सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी हो जाती है वो बढ़ जाती है। इसी घटना को हम लोग पेरीहेलियन और एपीहेलियन के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग पेरीहेलियन को समझ लेते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो गई, घट गई। इसी घटना को हम लोगों ने क्या कहा, पेरीहेलियन कहा, या हिंदी में से उपसौर के नाम से जानते हैं। इसके इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसे आसानी से देखिए कैसे याद रख सकते हैं। पी से क्या होता है, पेरीहेलियन, और पी से पास। तो जब दोनों लोग क्या हो गए, जब सूर्य और हमारी पृथ्वी क्या हो गए, पास आ गए, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, पेरीहेलियन कहेंगे। तो ये तो हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब समझते हिंदी। देखिए उपसौर, उप का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। उप प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री। तो क्या हो गया, डिस्टेंस घट गया, तो उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और ये घटना कितने तारीख को होती है, तो ये घटना 3 जनवरी को होती है। उस समय हमारे भारत के लिहाज से देखा जाए या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो उस समय कौन सा मौसम चल रहा होता है, तो उस समय विंटर का मौसम चल रहा होता है। वहीं अब हम लोग समझते हैं एपीहेलियन को। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, एपीहेलियन, और हिंदी में से अपसौर कहा जाता है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। अप का मतलब ऊपर। तो जब दूरी बढ़ गई तो क्या कहेंगे, अपसौर। और ये घटना कितने तारीख को होती है, तो ये घटना 4 जुलाई को होती है। उस समय कौन सा मौसम चल रहा होता है भारत में, तो उस समय समर सीजन चल रहा होता है। कभी कभी एग्जाम्स में इनके बीच की दूरी भी पूछ दी जाती है।
पेरीहेलियन और एपीहेलियन की दूरी तो कम पूछी जाती है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस जो है वो पृथ्वी और सन के बीच का हमेशा पूछा जाता है। तो वो दूरी कितनी है? 14,97,95,900 किलोमीटर। ये दूरी आपको याद रखना जरूरी है। ये दोनों दूरी नहीं भी याद रहेगी तो काम चल जाएगा, लेकिन ये दूरी क्या है? जरूरी है, क्योंकि इसी दूरी को हम लोग एक खगोलीय दूरी के रूप में भी मानते हैं। तो कितनी दूरी हो गई? 14,97,95,900 किलोमीटर। वहीं अगर एपीहेलियन की दूरी पूछी जाए तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे? 15,20,00,000। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 14,70,00,000। तो ये पेरीहेलियन और एपीहेलियन के बीच की दूरी समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है तो उस हिसाब से तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? समर सीजन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है? विंटर सीजन। वहीं जब दूरी बढ़ रही है तो हमारे यहाँ ठंड का मौसम होना चाहिए, लेकिन है क्या? समर सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ एपीहेलियन और पेरीहेलियन के कारण किसी भी प्रकार का हमें मौसम में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो क्या ये बेफिजूल के हैं? इनका कोई आवश्यकता नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है, इसके भी कुछ अपने महत्व है। अब यहाँ समझिए, ठंड के मौसम में हमारे यहाँ जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 8 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पहाड़ी की रीजन को छोड़ दिया जाए तो 8 से 10 डिग्री के बीच ही क्या रहता है? तापमान रहता है। अब देखिए, अगर ये सूर्य से दूर रहती, दूर रहती तो दूर रहने के कारण हमें जो है वो ठंड क्या हो जाता? और कड़ाके की ठंड पड़ती। मतलब जो अभी 8 और 10 डिग्री के बीच का तापमान है वो कितना हो जाता? तो वो माइनस के पार चला जाता। लेकिन सूर्य का पृथ्वी के पास होने के कारण थोड़ा सा गर्मी जो होता है वो क्या होता है? हमारे पृथ्वी को ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड जो होती है वो नहीं पड़ती है और हम लोग क्या करते हैं? आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। तो पास होने की वजह से क्या होगा कि हमें थोड़ा धूप मिल गया, जिसके कारण हमारे यहाँ उतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी जितना पड़ सकती थी। तो लगभग 10 से 12 डिग्री का जो होता है वो टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है। वहीं अब यहाँ बात करें तो दूर देखिए, समर सीजन है तो समर सीजन में कितना टेम्परेचर होता है? 40 से 45 डिग्री। इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर बढ़ गया है कि इसके साथ क्या हो रहा है? 40-45 चला जा रहा है। इस साल तो लग रहा है 50 पार हो जाएगा। इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। अभी तक ठंड, पूरा जनवरी बीत गया लेकिन उतना ठंड नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ते चली जा रही है। तो गर्मी में क्या हो जाता है कि 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? पहुँच जाता है। और अब सोचिए कि अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के पास होती तो होता क्या कि और ज़्यादा गर्मी हमारे क्या मिलती? पृथ्वी को मिलती। और गर्मी जो 40-45 पे है वो कितना चला जाता? तो 55-60 के ऊपर चला जाता। तो दूर होने के कारण लगभग 10 से 12 डिग्री का जो टेम्परेचर हो जाता है वो हमारे पृथ्वी का घट जाता है। इसी कारण हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उमस वाली गर्मी नहीं पड़ती। गर्मी तो ऐसे भी पड़ती है, लेकिन एक लेवल पार की जो नहीं होता है कि एकदम बर्दाश्त के बाहर, वैसी गर्मी नहीं पड़ती। तो इसके भी कुछ अपने महत्व है, पेरीहेलियन के और एपीहेलियन। ये क्या करती है? हमारे पृथ्वी पर लगभग 10 से 12 डिग्री का जो तापमान है उसको कम और ज़्यादा करने में क्या करती है? मदद करती है, जिसके कारण आसानी से हमारे पृथ्वी पर जो है वो जीवन संभव हो पाता। तो यहाँ पर आकर हमारे पृथ्वी की जो गतियाँ का था वो टॉपिक सारा कंप्लीट होगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में रोटेशन को समझा था और वही पार्ट 2 में हम लोगों ने रेवोल्यूशन को, सारे पॉइंट्स को समझ लिया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।